तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोबारा से स्वागत है आपका। तो जैसा बताया था, हमने एक बिजनेस बेसिक सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। मतलब कि अगर एक कंपनी आप शुरू करना चाहते हैं, काइंड ऑफ स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एक कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, या किसी भी तरह का आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो दो तरीके होते हैं। दो नहीं, बेयरली तीन तरीके होते हैं। बेसिकली अगर आप किसी रजिस्ट्रेशंस को ना करते हुए जाना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट होता क्या है कि कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिल पाता गवर्नमेंट के स्कीम्स का। तो 2 से 3 में आपको ऑर्गेनाइजेशंस के तरीके कैसे बनते हैं वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। साथ ही साथ हम लोग कंपनीज एक्ट को अच्छे से डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक एक चीज़ हम लोग जानेंगे। कंपनीज एक्ट क्या होता है, कैसे काम करता है, कंपनीज कितने टाइप की होती हैं, कैसे इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने रख सकूँ, जिससे कि आप लोगों के लिए आसानी होगी। तो शुरुआत करते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्टली एक होता है आपका प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म, तीसरा होता है एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म एलएलपी, यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, और साथ ही साथ सेक्शन 8 कंपनी, जो कि आपका चैरिटेबल कंपनीज होते हैं, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। सो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो मान लीजिए आप या मैं, कोई भी, जैसे मैं हेमंत श्रीवास्तव, मैं कोई एक बिजनेस करना चाह रहा। सबसे आसान तरीका होता है प्रोप्राइटरशिप फर्म को रजिस्टर करना। अब ये कैसे किया जाता है? सिंपल सा, प्रोप्राइटरशिप फर्म का अपना खुद का कोई भी पैन कार्ड नहीं होता। जो इंडिविजुअल एंटिटी है उनका जो पैन कार्ड होता है वो प्रोप्राइटरशिप का पैन कार्ड मान लिया जाता है। आपका जो एक बिजनेस को रजिस्टर कर दिया जाता है। सबसे पहला चीज़ आपको बनाना होता है वो होता है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। msme.gov.in पे जाएंगे आप, तो आप वहाँ से जाकर आसानी से बना पाएंगे। दूसरा चीज़ जो होता है, जैसे कि 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकाउंट खोलने के लिए। करंट अकाउंट खोलता है किसी भी कंपनी को रजिस्टर करा जाता है उसके बाद। तो बैंक मुश्किल आपको 2 डॉक्यूमेंट बोलती है एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड एज प्रूफ ऑफ इनकॉर्पोरेटेड बिजनेस। तो या तो आप उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन दे दीजिए, साथ ही साथ आप जीएसटी दे दीजिए, अदरवाइज आप उद्यम रजिस्ट्रेशन दे दीजिए और स्टेट एस्टैब्लिशमेंट ट्रेड लाइसेंस दे दीजिए। अब ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? तो हर एक स्टेट का अपना एक ट्रेड लाइसेंस होता है। एक अथॉरिटी होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जो कि ट्रेड लाइसेंस को बनाती है। तो उसके थ्रू आपको स्टेट इस्टेब्लिशमेंट ट्रेड लाइसेंस मिल जाता है। जब आपको पास इन 2 डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, इसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन शुरू करते हो। रजिस्ट्रेशन का जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो होता है, सबसे पहले बैंक अकाउंट ओपनिंग एंड एक लेटर हेड बनाना होता है, जिसमें कि आप कंपनी का एक बोर्ड रेजोल्यूशन निकालते हो। काइंड ऑफ प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में उसका उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, बट स्टिल आपको एक बोर्ड रेजोल्यूशन निकालना होता है, जिसमें कि लिखना होता है मोड ऑफ ऑपरेशन, आपको क्या क्या फीचर्स किस बैंक में चाहिए, क्या अकाउंट, किस तरह का अकाउंट चाहिए, कौन सा बेनिफिट होना चाहिए, कैश ट्रांजेक्शन क्या, चेक के लिए क्या तरीका होगा, नहीं होगा, ये सारा चीज़। तो अभी प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में बता रहे। कोई भी करंट अकाउंट आपके 2 तरीके के होते हैं, या तो वो ज़ीरो बैलेंस करंट अकाउंट होगा, या तो आपका मिनिमम एवीजी वाला, यानी कि 5,000 मिनिमम एवरेज मंथली बैलेंस का करंट अकाउंट होगा। अब बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि सर स्टार्टिंग में हमारे पास उतना अमाउंट नहीं है कि हम लोग पेमेंट करके 5000 एएमबी रख सकें, तो उसके हमें के लिए क्या किया जा सकता है? 2 करंट अकाउंट में आपको बता दे रहा हूँ। ये येस बैंक का येस बिजलाइट करंट अकाउंट आता है, जो कि इंडिविजुअल एंड प्रोप्राइटरशिप करंट अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस करंट अकाउंट होता है। दूसरा, आप सबसे परफेक्ट अगर आप गवर्नमेंट बैंक के साथ जाना चाहते हैं, देन आपके पास ऑप्शन होता है बैंक ऑफ बड़ौदा का करंट अकाउंट। बैंक ऑफ बड़ौदा जो होती है आपको ज़ीरो बैलेंस करंट अकाउंट देती है विथ मल्टीपल फीचर्स लाइक चेक, डेबिट कार्ड एंड ऑल, सारी चीज़ें होती हैं उसमें। ये मैंने आपको बेसिक बता दिया प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में। डिफरेंट टाइमलाइंस आपको दिए होंगे वीडियोस में, टाइम स्टैम्प दिए होंगे। तो यदि आपको कुछ भी चीज़ ऐसा हो कि आप उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाकर देखना चाहें, आप जाकर के उस चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग दूसरा एक इनकॉर्पोरेशन टाइप, जो कि है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं रजिस्टर्ड पार्टनरशिप, एक होते हैं अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। अब दोनों में अंतर क्या होता है? तो बेसिक सा अंतर होता है, देखिए, पार्टनरशिप फर्म जब बनाया जाता है तो वो बनाने का प्रोसीजर दोनों का सेम होता है। अगर आप उसको स्टेट अथॉरिटी में नोटराइज करा रहे हैं,
तो यानी कि दोनों ही नोटराइज हुआ, बट एक होता है रजिस्टर्ड और एक होता है अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब कि आप जो स्टेट का जो निबंधन विभाग है, यानी कि जो पूरा का पूरा कर और निबंधन विभाग है, उसमें जाकर के रजिस्टर करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने स्टेट पे बात करूं तो झारखंड में आपको NDGRS पोर्टल से जाकर के आपने डीड रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद फिर आप एडवांटेज झारखंड पे जाकर के अपने जो भी फॉर्म है उसको रजिस्टर कर सकते हो। काइंड ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को भी आप रजिस्टर कर सकते हो। तो ये तरीका होता है। पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, तो बेसिक फॉर्मेट ऑफ जो पार्टनरशिप डीड है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। एक पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, तो एक पार्टनरशिप फर्म एक आइडेंटिकल गवर्निंग बॉडी होती है, कंपनी होती है जो कि रूल फॉलो करती है पार्टनरशिप एक्ट का। ठीक है, अब पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है वो सारी चीज़ें भी हम लोग आपको डिस्कस करके अच्छे से एक एक चीज़ों को बता देंगे। एंड पार्टनरशिप फर्म जो होती हैं वो मिनिमम 2 पार्टनर रहते हैं, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 डायरेक्टर हो सकते हैं, काइंड ऑफ 2 पार्टनर हो सकते हैं। एंड उनके जो परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट है और जो परसेंटेज ऑफ स्टेक इन द फर्म, वो दोनों प्री डिफाइंड होती है पार्टनरशिप डीड के अंदर। जो पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसमें कि उनके राइट्स, उनके ड्यूटीज़ एंड डिस्क्लोजर, ये सारे चीज़ जो होते हैं वो लिखे होते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाना चाहिए। तो देखिए, 2 चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, वो आपको एक लेवरेज दे देती है, एक इंडिजीनियस पैन नंबर होता है उनका, यानी कि वो एक इंडिविजुअल एंटिटी ट्रीट की जाती है, एज अ फर्म वो ट्रीट की जाती है। ठीक है, अब इसमें फ़ायदा क्या होता है, घाटा क्या होता है, तो ऐसे अगर आपका जो इनकम है वो आपको, जो आपकी बिजनेस इनकम है वो आप पे जो बिजनेस स्लैब टैक्स होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके जो इनकम टैक्स स्लैब है उस हिसाब से आपको टैक्स पेमेंट करना होता है। बट वहीं पे अगर आप पार्टनरशिप फर्म में जाते हैं तो पार्टनरशिप फर्म में 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि आपको 30% का टैक्स स्लैब होता है। उससे पहले क्या है, जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आपकी कंपनी ने 50 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक करा है, आपके बुक ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं उसमें 50 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट दिखाया। अब इसमें से कुछ अमाउंट आप सैलरी में ले सकते हो। कितना सैलरी में ले सकते हो, तो लगभग आप 30 से 40% के ऊपर आप सैलरी दिखा सकते हो, सैलरी ड्रॉ कर सकते हो, जो कि आपके जो टैक्स स्लैब है उस पर टैक्स काउंट होगा। एंड जो बचे अमाउंट है, मान लो जैसे आपने 30 लाख को एज अ सैलरी दिखाया, तो बचे हुए जो 20 लाख अमाउंट है उस पर 30% का आपको टैक्स लगता है, और उसके बाद जो अमाउंट बच करके आता है वो आप आपस में पार्टनर्स में बांट सकते हो। अब एक पार्टनरशिप फर्म जो होता है ना, वो किस तरह से बनता है, क्या होता है, ये सारा चीज़ मैं आपको बता दे रहा। तो पार्टनरशिप फर्म सिर्फ इंडिविजुअल्स के बीच नहीं बन सकता, किन किन कंडीशंस में बन सकता है, तो या तो 2 इंडिविजुअल हो, जैसे कि एक रमेश एक सुरेश, दोनों दोस्त हैं, इन दोनों को एक बिजनेस करना है साथ में चल करके, बट ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें पहले से डॉक्यूमेंटेड हो। अब इंडिया में आप देखोगे तो पार्टनरशिप फर्म पे ज़्यादा फोकस इसलिए रहता है क्योंकि रजिस्टर करना आसान होता है और चीज़ें एक डीड पे रजिस्टर्ड होती है, पेपर वर्क सही रहता है। अब 2 चीज़ हो सकती है, आप एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर करते हुए आइदर आप एक फर्म को दूसरे फर्म के साथ पार्टनर बनाते हो, एक इंडिविजुअल एंटिटी को एक फर्म के साथ पार्टनर बनाते हो, एक पार्टनरिंग पार्टनरशिप फर्म को दूसरे पार्टनरशिप फर्म के साथ मिला करके एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हो, तो वैसा हो सकता है। बस एक जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है वो पार्टनरशिप में एक पार्टनर नहीं बन सकती है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं वो होता है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप फर्म जो होती है एट विल होती है, यानी कि वो जब तक ही वर्क करेगी जब तक कि आप दोनों की आपसी सहमति से चीज़ें चल रही हैं। अगर एक पार्टनर चाहते हैं कि नहीं, पार्टनरशिप फर्म को हमें डिसॉल्व करना है, तो उसके भी डिफरेंट क्लॉजेज होते हैं जिसको कि आप अपने डीड में रजिस्टर करते हो, तब जा करके वो माना जाता है। अब जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, तो पार्टनर्स आर बाउंड टू कैरी ऑन द बिजनेसेस ऑफ द फर्म to the greatest common advantage, to be just and fulfill each other, and render true account and full information of all things affecting the firm and the partners of his legal representative। अब जैसे कि जो पार्टनर होते हैं वो बाउंड होते हैं चीज़ों को लेकर के, अपने फर्म के जो भी ड्यूटीज़ होती है उसको उनको
फॉलो करना पड़ता है। अब दूसरा चीज़ क्या होता है, लॉसेज एंड जो आपके गेन्स हैं वो भी आपस में स्प्लिट होते हैं, बिकॉज कहा जाता है कि अगर प्रॉफिट में आपका अधिकार है तो लॉस भी आपको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है पार्टनरशिप फर्म का। इसको बनाने के लिए क्या क्या लगता है, तो एक पार्टनरशिप डीड रजिस्टर करी जाती है। डीड रजिस्टर करने के बाद आप डीड को नोटराइज कराते हो लोकल अथॉरिटी कोर्ट में जा करके, ई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जा करके आप नोटराइज कराने के बाद आप एक रजिस्टर्ड एड्रेस देखते हो जहाँ पे आप एक बैनर लगा करके एक ऑफिस खोलते हो या फिर एक बेसिक ऑफिस रेंट करते हो। एंड इसके बाद क्या होता है, आपको 3 चीज़ें देनी होती है। एक यूटिलिटी बिल देना होता है, एक आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनाना होता है, एंड पैन कार्ड बनाना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब आपका पैन कार्ड बन के आ जाता है तब आप उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हो। अब पैन कार्ड कैसे बनता है, तो nsdl.gov.in या फिर nsdl.co.in ऐसे ही करके साइट है। NSDL या UTISL पे जा करके आप पैन रजिस्टर करते हो, ठीक है। तो बेसिक कॉस्टिंग आती है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड इसके बाद फिर आप क्या करते हो, तो अपने जो पैन नंबर है उसके थ्रू आप जीएसटी एक्वायर करते हो। एंड जीएसटी एक्वायर करने के बाद आप एक करंट अकाउंट खोलते हो। अब करंट अकाउंट खोलने के लिए आपको इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन जो होता है वो मैंडेटरी होता है। अब इसमें बोर्ड रेजोल्यूशन मैंडेटरी क्यों होता है, तो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि अकाउंट किस तरह से ऑपरेट होगा। अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। बैंकिंग फॉर्मेट में ना एक चीज़ होती है मेकर चेकर फॉर्मेट, एंड एक होती है सिंगली ओन करना, या फिर एक होती है कि ज्वाइंटली ऑपरेशन। तो ऑपरेशन का क्या तरीका होता है, इस चीज़ को आपको डिफाइन करना होता है बैंक को। और बैंक उसको कैसे डिफाइन करती है, तो आपका जो बोर्ड रेजोल्यूशन होता है जो कि आप पास करते हो उसके थ्रू बैंक देखती है कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो सारा चीज़ आपका देखा जाता है। कैसे मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होने वाला है वो आप एक डिसाइड करते हैं और बैंक को उसके बारे में जानकारी दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो जाती है उसके बाद क्या किया जाता है, अब क्या फ़ायदा है एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का और एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म जो होती है वो स्टेट अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होती है। तो आप पे अगर कोई लीगल एक्शन होता है तो आप डायरेक्ट किसी पार्टनरशिप फर्म के थ्रू भी जवाब दे सकते हो, बट अगर अनरजिस्टर्ड है तो वैसा नहीं किया जा सकता। सो एक बेसिक सा अंतर होता है। अब सीधी सी बात है, जो भी पार्टनर होते हैं उनके पास डिफरेंट टाइप के राइट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं करने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं एक पूरा डिटेल्ड पीडीएफ आपको भेज दूंगा, एक नोट्स बना करके भेज दूंगा हैंड रिटन टाइप का, जिसमें कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप एजुकेशन पर्पसेस के कारण पढ़ना चाहते हैं। एंड लाइबिलिटी भी जो होती है ना वो लिमिटेड होती है आपके शेयर्स पे। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आगे चल के हम बताएंगे, ये थोड़ा सा अलग चीज़ है। सो एक एक कर करके डिसाइड करते हैं हम लोग कैसे आगे बढ़ना है। अब अगला जो स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्टर्ड कंपनीज। अब कंपनी क्या होता है, तो कंपनी जो होता है वो गवर्न किया जाता है कंपनीज एक्ट से। अब कंपनी एक्ट क्या होता है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं कंपनीज एक्ट। कंपनी जैसा मैंने आपको बताया मोर और लेस 3 तरीके की होती है। होती तो 2-3 और तरीके की भी है, लाइक एनबीएफसीज भी होते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड के बाद ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड हो जाता है, पब्लिक लिमिटेड हो जाता है, एलएलपी हो जाता है। तो डिफरेंट टाइप के कंपनीज हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो वास्टली हम लोग यूज़ करते हैं वो करते हैं प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड एंड एलएलपी। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है आपका प्राइवेट लिमिटेड के इर्द गिर्द। पर उससे पहले हम कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा देना चाहते हैं जो कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज होंगी जिसको कि हम लोग यूज़ करेंगे। सो सबसे पहला चीज़ हो जाता है कंपनी क्या होता है। सो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट और अंडर द प्रीवियस कंपनी लॉज। वैसी कोई भी एंटिटी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड है या फिर उससे पहले के किसी कंपनी लॉज के अंदर रजिस्टर्ड है तो उसको कंपनीज बोलते हैं। अब कंपनी का और भी बहुत सारा चीज़ होता है, तो सबसे पहले उस पर भी हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। सो एक जो कंपनी होती है ना उसकी बहुत सारी लाइबिलिटी भी होती है और उसके बहुत सारे एसेट्स भी होते हैं। अब उसको सबसे बड़ा चीज़ जो होता है जो मैनेज करना होता है उसको बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक ऑफ अकाउंट क्या होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले अभी आते हैं टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में, ठीक है। सो अभी सबसे पहला काम हमारा होगा, हम लोग प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड कंपनी को एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे।
सो प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी होती है उसको बनाने के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर की ज़रूरत होती है, ठीक है। उन दोनों डायरेक्टर को एक नाम प्रपोज करना पड़ता है जिसको कि आपको एमसीए के थ्रू अप्रूवल कराना होता है, नेम रिजर्वेशन बोलते हैं इसको। जैसे ही आपका कंपनी का नेम रिजर्वेशन हो जाता है इसके बाद आपको डिन एक्वायर करना होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर 10। डिन एक्वायर करने के बाद आपको डीएससी बनाना होता है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, एंड इसके बाद फिर आप लोग इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई करते हो। डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशन को आप लोग जब शेयर करते हो तो एमसीए के द्वारा लगभग 20 से 25 दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, ठीक है। एंड इसके बाद आपको 3 चीज़ें ड्राफ्ट करनी होती है, वो उससे पहले का बात है। आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों चीज़ें ड्राफ्ट करनी होती है। अब दोनों चीज़ें होती क्या है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओई और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए, ये दोनों एक तरह से आपकी कंपनी का लीगल ड्राफ्ट होता है। एक में आपको बताया जाता है कंपनी कैसे गवर्न करेगी, कैसे चलेगी, डे टू डे ऑपरेशंस कैसे मैनेज होंगी, और एक में बताया जाता है कंपनी किस चीज़ पे ऑपरेट कर रही है, ठीक है। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होते हैं, टर्म्स होते हैं जो कि आपको ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। मैं एक एक कर करके उस चीज़ों को समझा देता हूँ। सो एक होता है हमारे बीच में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, ये हम सो बहुत बोलते हैं, लगता है कोई दिक्कत नहीं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, तो एक बोर्ड होता है जो कि कंपनी का गवर्निंग अथॉरिटी होता है। डे टू डे ऑपरेशंस जो होते हैं वो डायरेक्टर के हाथों में होते हैं। अब किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आप शेयर्स बाहर से भी पैसा उठा सकते हो, यानी कि जनरल पब्लिक से आप पैसा ले सकते हो। पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या तो आपके जो शेयर होल्डर्स है उनके थ्रू पैसा आना चाहिए, या तो जो डायरेक्टर है वो इन्वेस्टमेंट लाते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप पैसा बाहर से एक्वायर नहीं कर सकते, ये इलीगल हो जाता है। अब आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद जो चीज़ें आती है वो आती है बॉडी कॉरपोरेट या कॉरपोरेशन। सो इसमें होता क्या है, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड द इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड। अब जो कॉरपोरेशन होता है वो दो चीज़ इंक्लूड करता है, या तो ऐसा भी हो सकता है कंपनी का जो हेडक्वार्टर होता है वो इंडिया में ना होकर के इंडिया के बाहर हो, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड या फिर लॉ ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब बुक एंड पेपर क्या होता है, तो बुक एंड पेपर या बुक और पेपर जो होता है वो इंक्लूड करता है 3 चीज़ों को। सबसे पहली चीज़ होती है बुक ऑफ अकाउंट्स, दूसरी चीज़ होती है डीड, तीसरा होता है वाउचर, चौथा होता है राइटिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, रजिस्टर, मेंटेनेंस ऑफ पेपर एंड इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है जो कि आपको समझनी चाहिए। सबसे पहला चीज़ कि कोई भी चीज़ रिटन डॉक्यूमेंटेड होता है, यहाँ तक कि अगर कभी ऐसा होता है कि कोई लीगल प्रोसीजर में आप फंसते हो तो सबसे पहले जो आपके टैक्स डिपार्टमेंट वाले होते हैं या फिर कंपनीज की जो अथॉरिटी होती है वो आपसे आपके बुक ऑफ अकाउंट्स देखती है। अब बुक ऑफ अकाउंट किन चीज़ों को कवर करता है, तो बुक ऑफ अकाउंट ब्रॉडली 4 चीज़ों को कवर करता है। एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ के बता दे रहा। सबसे पहला, ऑल सम ऑफ मनी रिसीव्ड एंड expended by the company and the matter in the relation to which the receipts and the expenditure take place। इसका मतलब क्या हो जाता है ना कि जो भी सम ऑफ अमाउंट जो होता है जो कि आप रिसीव कर रहे हो कंपनी में, आइदर बाय सेल्स, बाय इन्वेस्टमेंट, बाय टेकिंग लोन्स, कुछ भी चीज़, और जो भी आपका एक्सपेंडिचर होता है यानी कि खर्च, मान लीजिए आपने कमाई करने के लिए 2 चीज़ करा, आपने इन्वेस्टमेंट लाया एक तरह से अपना बूटस्ट्रैप हो या जैसे भी आपने इन्वेस्टमेंट ला के रॉ मटेरियल खरीदा, चीज़ों को बनाया और उसको बेचा, पर इसमें आपका एक्सपेंडिचर भी तो है, आपका कंपनी का ऑफिस रेंट है, आपके एम्प्लॉयज़ की सैलरी है, तो वो एक्सपेंडिचर में आता है। तो जो बुक ऑफ अकाउंट है वो सारे अमाउंट को, चीज़ों को लेकर के चलता है। दूसरा चीज़ क्या, ऑल सेल परचेज ऑफ गुड एंड सर्विसेज बाय द कंपनी, गुड्स एंड सर्विसेज जो कंपनी के द्वारा यूज़ करा जाता है वो सारी चीज़ें बुक ऑफ अकाउंट में लिखा होना चाहिए। The item of cost as may per the prescribed under the section 148 in the case of company which belongs to any class of companies specific under the section। अब होता क्या है, तो क्लॉज जो 148 होता है, सेक्शन 148 ऑफ कंपनीज लॉ, उस हिसाब से आपको चीज़ों के कॉस्ट को जो होता है प्रिस्क्राइब किया जाता है। मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि आप किसी चीज़ को ओवर वैल्यूड करके दिखा सकते हो, चीज़ें बहुत रेगुलेटेड है। एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं ब्रांच ऑफिस।
इन द रिलेशन टू कंपनी मीन्स द एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज सच एज द कंपनी कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, मीन्स सच अ पार्ट ऑफ कैपिटल विच हैज़ बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। और बहुत सारी चीज़ होती हैं, एक ब्रॉडर टर्म होता है जो कि बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। आपने बहुत सुना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO means a officer of a company who has a designated as such by it। चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर भी होता है CISO। एक आपका चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी होता है CFO। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है CMO। तो बहुत सारी चीज़ें हैं एंड बहुत सारी ऐसी भी टर्म्स है जो कि आती हैं, जैसे कि आपको एक डिविडेंड आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में, आपने डिसॉल्वेंसी सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम लोग बताएंगे। अब प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में अंतर क्या होता है बता देते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आपको 2 डायरेक्टर की ज़रूरत है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए मिनिमम आपको 7 डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें कंप्लाइंसेस होते हैं, बट एज़ कम्पेयर टू पब्लिक लिमिटेड कंपनी थोड़े कम होते हैं। होते दोनों में MOA बनाना पड़ता है, AOA बनाना पड़ता है, दोनों में सब कुछ करना पड़ता है। एक एक चीज़ें दोनों में रजिस्टर्ड होती हैं, चीज़ें MCA के पोर्टल पे होती है, आपको एक SIN नंबर मिलता है, आपको GST बनाना पड़ता है, PF ESI कटवाना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के लिए प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड पे हम लोग चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए आज के लिए छोड़ के जा रहे हैं। कल डेडिकेटेड जो वीडियो होगा वो होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के ऊपर, उनके जो फ़ायदे हैं, प्रो एंड कॉन्स, इन दोनों चीज़ों को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। एंड लास्ट में एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा आपके लिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है काइंडली डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड आपके लिए हो सकता है ये इम्पोर्टेंट ना हो, हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर डिलीवरिंग का गुड कंटेंट एट नो कॉस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिल करके आपसे। थैंक यू, धन्यवाद।